नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दे और स्वागत आप सभी का आज की प्राइम टाइम डिबेट में। कल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मत डाले जाने वाले हैं। बहुत सारे आंकड़े हैं उसके। तकरीबन 3000 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। गौर करने वाली बात यह कि इनमें से सिर्फ 170 ही महिलाएं हैं। ये तमाम रोचक आंकड़े हम पूरे कार्यक्रम में आपको बताते रहेंगे, अपने रिपोर्ट्स में बताएंगे और अपने मेहमानों के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार मतदाता का रुझान क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव प्रचार हुए, इस प्रचार के दौरान कौन हीरो बना, कौन जीरो हो गया, पिछले चुनावों का प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत क्या रहा था, उसमें किन फैक्टर्स ने भूमिका निभाई थी। आने वाले इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम इस विषय पर बात करेंगे और इसके लिए बहुत ही अच्छा पैनल हमारे साथ है मेहमानों का। उनसे मैं आपका परिचय कराऊं उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। चुनाव 5 मई को होने हैं, लेकिन अभी तक की घटनाओं पर गौर करें तो यहाँ अब तक किसी भी विशेष पार्टी की लहर नहीं चली है और यही बात इस चुनाव को खास भी बना रही है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और झारखंड में कहीं भी जीत का पूरा भरोसा नहीं है। ऐसे में संभव है कि हार से निराश कार्यकर्ताओं की फौज के साथ मैदान में जाने की जगह वो जीत के उत्साह के साथ कई राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव में उतरे। बीजेपी के लिए दक्षिण का पहला किला अब उसकी दुखती रग बन गया है। वो पहले से ही पार्टी के टूटने और अपने सबसे दमदार नेता येदियुरप्पा के अलग होने से परेशान है। भ्रष्टाचार के मामलों की वजह से भी बीजेपी कर्नाटक चुनाव को लेकर परेशान है। इसलिए बीजेपी के कई नेता यहाँ चुनाव प्रचार में आने से परहेज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपनी छवि को धूमिल नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो कर्नाटक में एक दिन के लिए ही गए थे। कर्नाटक में बीजेपी अपनी लड़ाई सत्ता में आने या सत्ता बचाने से ज्यादा पार्टी को नंबर 2 पर लाने के लिए लड़ रही है। लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी के कर्णधार रहे येदियुरप्पा ही अब पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। वैसे अभी जो भी सर्वे हुए हैं उनमें से ज्यादातर कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, पर सबको लगता है कि पूरे प्रदेश में समान अधिकार रखने वाली कांग्रेस जितने प्रतिशत वोट पाएगी उस अनुपात में उसे सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन बीजेपी, जेडीएस और कर्नाटक जनता पार्टी अलग अलग क्षेत्रों में उसे मजबूत चुनौती देंगे। पिछले 2 बार के मतदान में आगे रहकर भी कांग्रेस सीटों के मामले में हारी थी। बीजेपी ने दक्षिण के इस किले पर जीत हासिल करने में कई दांव चले थे। पिछली बार बीजेपी की जीत में कांग्रेसी नेताओं के बीच आपसी मतभेद भी एक बड़ा कारण था, जो काफी हद तक इस बार भी बरकरार है। लेकिन इस बार येदियुरप्पा भी नहीं है। अवैध खनन का मामला भी भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बन चुका है और कांग्रेस के पास हर बिरादरी और समुदाय के कद्दावर नेता हैं। ऐसे में चुनावी खेल में किसकी जीत होगी और किसको मिलेगी हार, ये तो 8 मई को साफ हो जाएगा। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रदीप राघव और अमितेश्वर पांडे की रिपोर्ट। चुनाव प्रचारों के दौरान हमने देखा कि तमाम नेताओं ने बड़े रोचक भाषण दिए। येदियुरप्पा ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी अगर 50 से ज्यादा सीटें लाती है तो शेट्टार साहब जो कहेंगे वो करने को वो तैयार हैं। कर्नाटक जनता पक्ष जो कि येदियुरप्पा की पार्टी है वो बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा रही है, ये लड़ाई कांग्रेस और दलों के बीच में क्यों हो गई है, आइए इन सब तमाम विषयों पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में मिन्नत रहमानी, कांग्रेस की युवा नेता। रहमानी साहब, आपका स्वागत है हमारी इस चर्चा में। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मिन्नत रहमानी साहब। हमारे साथ हैं अमिताभ त्रिपाठी, स्वतंत्र पत्रकार और नैतिक विश्लेषक। त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अमन सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल अमन जी मैं आपसे ही करूंगा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो। क्या भविष्य है बीजेपी का, क्योंकि ज्यादातर सर्वे बीजेपी को हारता हुआ दिखा रहे हैं और कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। बीजेपी का भविष्य उज्जवल है और आप देखेंगे कि भाजपा ने जो शासन दिया है पिछले 5 वर्षों में, कर्नाटका में पूर्व में किसी भी सरकार ने जो शासन दिया है उससे बेहतर शासन दिया है। और सारे रिजल्ट्स जो जितने भी डेटा हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, सब इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये बात रही कि मुख्यमंत्री 2-3 बार बदले गए, पर तब भी प्रदेश को एक अच्छी सरकार और एक सुशासन की व्यवस्था देने में भाजपा सरकार जो है वो सफल हुई। और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम लोग, भाजपा को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी, तब भी एक स्टेबल गवर्नमेंट दी और सुशासन दिया। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है और हर एक पैरामीटर में, चाहे वो
एग्रीकल्चरल हो, फाइनेंशियल पैरामीटर्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, हर एक पैरामीटर में स्टेट ने एक्सेल किया है। नहीं, एक चीज और सिंह साहब, आप अमन सिंह जी भूल गए शायद कि मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जो कि आपका सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित चेहरा थे, जिनके बूते पर आप वहां पर सत्ता में पहुंचे, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और इसकी वजह से आपके शीर्ष नेताओं को उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा और इसकी वजह से बहुत किरकिरी हुई। आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जो कैंपेन था, जो पूरी मुहिम थी, उसको येदियुरप्पा जी ने अकेले ही ध्वस्त कर दिया और इस बात को स्वयं स्वीकारा लालकृष्ण आडवाणी जी ने। देखिए, उनके खिलाफ, येदियुरप्पा जी के खिलाफ जो आरोप लगे, तो उसके बाद भाजपा ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया और ये मेरे ख्याल से एक जो भाजपा का जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है, उसी चीज को ये रिफ्लेक्ट करता है और अब जनता अपना फैसला करेगी, क्या सही था, क्या गलत था। पर ये नहीं कहा जा सकता, देखिए कमी बेशी कोई भी एक परफेक्ट सिनेरियो नहीं दे सकता है। हर जगह, हर एक व्यवस्था में, आदमियों में कभी ना कभी कुछ कमियां, कुछ खामियां आ जाती हैं। पर जब वो खामियां ध्यान में आए तो क्या पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेती है स्ट्रांग? तो उस कसौटी पे भाजपा खरी उतरी और उन्होंने अपने एक मुख्यमंत्री को भी, जो कि उस समय उनकी वहां फॉलोइंग थी, उनको भी हटा दिया क्योंकि उनके खिलाफ कुछ करप्शन के आरोप थे। तो ये तो भाजपा को आपको साधुवाद देना चाहिए इसके लिए। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप अमन सिंह जी? आपका अनुमान क्या कहता है? 223 जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें कितनी सीटें बीजेपी के पास आ रही हैं? सिन्हा आप थोड़ा सा वो, जी अमन सिन्हा जी। हम लोग कंफर्टेबल मेजोरिटी में आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और जी हम लोग हमारी ऐसी अपेक्षा है कि हम लोग एक कंफर्टेबल मेजोरिटी में आ जाएंगे। और अगर आप पूरा एक कर्नाटका के चुनाव की बड़ी तस्वीर देखें तो ठीक है, पूर्व में भाजपा में नेतृत्व को लेके कुछ डिफिकल्टीज रही, पार्टी ने उसको ओवरकम किया है और अब आगे हम लोग एक स्पष्ट नेतृत्व और स्पष्ट एजेंडा के साथ जा रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव पॉजिटिव एजेंडा के साथ जा रहे हैं। इसी बनिस्पत अगर आप दूसरी पार्टियों को देखें, केजेपी या जेडीएस का तो कोई उसके आसपास आने का भी कोई चांस नहीं है। और कांग्रेस में खुद इतनी अंतर्कलह है, वहां पे इतने दावेदार हैं मुख्यमंत्री के कि अगर पार्टी को कुछ नंबर भी आए तो फिर वो इसी लड़ाई झगड़े में जो है, वो कांग्रेस का जो हाल सेंटर में रहा है वही स्टेट में हो जाएगा। आइए अमन सिन्हा साहब, यहाँ पे कांग्रेस के नेता बैठे हैं, युवा नेता हैं मिन्नत रहमानी जी, और इनसे ही हाल जान लेते हैं। 2-3 सवाल तो बड़े ऑब्वियस हैं रहमानी साहब, और सवाल ये है, जो कुछ प्रश्न सिन्हा साहब ने खड़े किए हैं वो हैं। हमारे प्रश्न ये है कि इतनी अंतरकलह क्यों? एक रैली में सोनिया जी की, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, बहुत सारी कुर्सियां भी खाली थी, बड़े सारे अखबारों ने रिपोर्ट किया, और ये तब है जब कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि कर्नाटक में हम जीत गए, कुछ करने को ही नहीं है, चलो हो गया। सिन्हा रहमानी साहब, देखिए, इन्होंने अभी अमन सिन्हा जी ने जो आपको बातें बताई, इससे उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी इन्होंने सीधा कहा कि हम, जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो येदियुरप्पा जी को जो हटा दिया गया, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता थे वो कर्नाटक वहां पहुंच करके उनको मनाने की कोशिश किया कि आप इस्तीफा दे दें, लेकिन येदियुरप्पा ने अपने शीर्ष नेताओं की बात को नहीं मान करके अपनी मनमानी से उस सरकार को चलाते रहे। और मुझे नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर करप्शन और भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ तो वो सिर्फ कर्नाटक में हुआ। आज भी बेंगलुरु की मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी हाई प्रोफाइल और हाई लोकेशन वाली जगह होगी जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नाम नहीं होगी। तो जब करप्शन, जब उनके ऊपर, जब लोकायुक्त उनको अरेस्ट करने वाली थी, जब उनके ऊपर ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू हो गया, तब जाकर के, जब उनको कोई ऑप्शन नहीं था, जब उनको पुलिस अरेस्ट करने वाली थी, तब मजबूरी में आकर के उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था। तब जाकर के, उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में मीडिया में बात उठती रही कि अब इससे ज्यादा करप्शन क्या हो सकता है कि अपने बेटे को आपने लाखों करोड़ों, 100 करोड़ नहीं। सिन्हा जी प्लीज लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। मैं आपको बता दूं, अंतरकला और सत्ता के लोभ में आपके नेता थे वहां पे। सिन्हा जी प्लीज लेट मी फिनिश। उसके बाद क्या होता है कि आप फैक्चुअल, जी नहीं, फैक्चुअल तथ्यात्मक कुछ नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। आपको जब 20-20 महीने के टर्म पे आपने हुकूमत बनाने की बात कही
थी, तब जाकर के जब इनका टर्म आया, जब आपको गद्दी नहीं दी गई तो आपने उसके लिए मना कर दिया। आपने मना कर दिया उस चीज के लिए। तो कांग्रेस पार्टी में जहां तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी तो कहीं कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि वो जो है सर्वसम्मति से तैयार किया जाता है। इसलिए सबसे पहले आप इस बात को जानना है कि आज की डेट में कर्नाटक की जनता इस बात को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जनता के कमाए हुए पैसे का दुरुपयोग किया है, अब उससे बेहतर और उससे बेस्ट एग्जाम्पल जो है शायद हिंदुस्तान में कहीं सोनिया जी की रैली में कुर्सियां खाली थी। अगर इतना ही जनता की लहर चल रही होती बीजेपी के खिलाफ, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है रहमानी साहब की लड़ाई तो बीजेपी वर्सेस अदर्स होनी चाहिए थी। बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी के पास कुर्सी है इस वक्त, वहां की लड़ाई तो यूं होनी चाहिए थी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस जेडीएस, बीजेपी वर्सेस केजेपी, लेकिन हो ये रहा है कि कांग्रेस वर्सेस अदर चीजें। ये क्यों हो गया? यही इस बात को स्पष्ट जाहिर करता है कि बीजेपी का तो आप कुछ जनाधार बचा ही नहीं है। आप 2008 के इलेक्शन पे चले जाइए, जो पिछले इलेक्शन में उस वक्त भी जिस वक्त बीजेपी को सीट ज्यादा मिली, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा 1% आपका ज्यादा था। कांग्रेस की कुर्सियां खाली है तो बीजेपी की जनाधार की कहां से बात? ये सवाल है, भी थोड़ा बोलने दें हम। ये सिन्हा साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये प्रश्न है मेरे पास भी। ये थोड़ा मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। वो बस रहमानी साहब बोले चले जाएंगे तो खाली कांग्रेस का कार्यक्रम हो जाएगा। चलिए ठीक है सिन्हा साहब, आप रिपोर्ट कर सकते हैं इनके तथ्यों को। देखिए, घोटालों का रिकॉर्ड 1,76,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20 लाख करोड़, ये सब तो कांग्रेस के बनाए हुए रिकॉर्ड है। तो वो करप्शन की जो है तुलना ना करें। वो कहां पे कांग्रेस का करप्शन और जो एलिगेशन लगे हैं कर्नाटका में सरकार के खिलाफ, उस पे लोकायुक्त ने भी एक्शन लिया और भाजपा ने भी एक्शन लिया। और अब आप उसको तथ्यात्मक तरीके से जो है, रहमानी साहब हमारे मित्र हैं पर गलत तथ्य वो पेश कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी बात से डिसएग्री करना पड़ेगा। और कांग्रेस में मुख्यमंत्री की चर्चा ही नहीं है, वो बता रहे हैं, तो इससे तो यही दर्शाया जाता है कि भाई कांग्रेस को कोई आशा नहीं कि उनकी सरकार बनेगी। नहीं, कांग्रेस तो फुल मेजोरिटी में आ रही है। एक इंडिपेंडेंट व्यू ले लेते हैं रहमानी साहब, एक इंडिपेंडेंट व्यू ले लेते हैं। त्रिपाठी जी, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, स्वतंत्र पत्रकार भी। हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर एच के सिंह भी जुड़ गए हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक है। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद। मैं पहले त्रिपाठी जी की राय ले लूं, उनका मत ले लूं। क्या लगता है, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सा घबराहट में इस संदर्भ में कि कांग्रेस ने कर्नाटक के पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार पर हाई मॉरल ग्राउंड पर चुनाव लड़ने की कोशिश की है। और उनको लगता है कि एक बार अगर कर्नाटक में उनको स्पष्ट बहुमत मिल गया तो वो पूरे देश को ये बताएंगे कि देखिए, भ्रष्टाचार पर पहला जनादेश हमारे पक्ष में आया है और अब भारतीय जनता पार्टी को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। तो मुझे लगता है एक तो पहली गलती मैं मानूंगा कि कांग्रेस के साथ ये हुई है कि हाई मॉरल ग्राउंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए जैसा कि दिखाई पड़ रहा है 10-15 सीटें अगर सब कुछ इनके पक्ष में जाता है तो भी बहुमत से कम रहने वाली। ऐसे में अगर स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बना पाते हैं और इनको भी उसी तरीके से जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ती है। आपका आकलन ये कि ये बहुमत से शॉर्ट होने वाले हैं, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है। ये मेरा, देखिए क्या आंकड़ा आएगा ये तो इस पर तो आपका क्या, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करीब 10 सीटें 100 के आसपास अगर बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस की रहती तो भी 100 से ज्यादा सीटें आज की डेट में उनको नहीं मिल रही हैं। डॉक्टर एच के सिंह की बात सुन लेते हैं। डॉक्टर सिंह, हाँ, कर्नाटका में आप देखें तो स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में रस्साकशी हो रही है जी। बीजेपी को एक बहुत ही अच्छा मौका मिला था कर्नाटका में, और खास करके दक्षिण भारत में अपना पैर पसारने का। लेकिन जिस प्रकार से येदियुरप्पा साहब करप्शन में लिप्त रहे और जिस प्रकार से वो हटे, तो कहीं न कहीं आप देखें विधानसभा का इलेक्शन होता है लोकल इशू को लेकर और लोकल मुद्दों पर अधिकतर हुआ करता है। कई राज्यों में आप देख सकते हैं इसके परिणाम इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द में आए हैं और उन्हीं का असर पड़ा है। अब स्थिति ये है कि कांग्रेस की बात अगर करें तो कांग्रेस का दामन साफ नहीं है। फिर भी एज किसको है डॉक्टर सिंह, एज किसको है चुनाव में? मैं एक सरल उत्तर जानना चाहूंगा, एज किसको है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ ये लोग, अगर कोई ये कह रहा है कि कांग्रेस एकदम स्वीपिंग पोल के साथ में आगे आ जाएगा, ऐसा नहीं होना। हाँ, एक येदियुरप्पा फैक्टर वहां पर काम करेगा। लिंगायत समुदाय का वोट किधर जाता है वो देखने की बात है। और कुछ
थोड़ा बहुत फर्क आज के आप कह रहे हैं रेल असेंबली मंत्री होगी और इससे संबंधित करप्शन का है मुद्दा, इसका भी कुछ न कुछ परिणाम दिखेगा। तो कहीं न कहीं एक त्रिशंकु स्थिति बनने की संभावना हो सकती है, लेकिन बीजेपी का नुकसान तो है। बीजेपी का नुकसान है, बीजेपी आगे आई है वैसी स्थिति नहीं रहेगी। बीजेपी का नुकसान है। इस पर हम अमन सिन्हा जो कि बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं इस कार्यक्रम में, उनसे सीधा उत्तर लेंगे इस बहुत छोटी से। प्रश्न ये है कि कर्नाटक जनता पक्ष जो कि बीएस येदियुरप्पा का दल है वो कितना नुकसान करता है बीजेपी का, और ये सभी पंडित मान रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान है। नुकसान क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ केजेपी की वजह से हो रहा है, या भ्रष्टाचार के मुद्दे की वजह से हो रहा है, या और दूसरे क्या फैक्टर हैं? इसका उत्तर जान लेते हैं अमन सिन्हा साहब से। सिन्हा साहब, यहां जितने भी स्वतंत्र लोग बैठे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, ये कह रहे हैं बीजेपी को नुकसान है, केजेपी की वजह से कितना? मेरा सवाल यह है। ये उनका आकलन हो सकता है देव जी, पर असली स्थिति क्या है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि नुकसान है कि फायदा है। और देखिए, मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में यूजुअली प्रिडिक्ट करना या करेक्टली इस असेसमेंट पे पहुंचना कि परिणाम कैसे आएंगे ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, और हम लोग पिछले कई चुनाव में इस बात को देखते आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट जहां जहां होंगे, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में, उसमें एक कंक्लूजन पे पहुंचना कि हाँ यही परिणाम होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि लोग फाइनली जो भाजपा सरकार ने 5 साल जो काम किया है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, रोड स्टेट हाईवेज के क्षेत्र में, जो एक कनेक्टिविटी गवर्नेंस आईटी के क्षेत्र में जो लीडर रहा है कर्नाटका, और जिसको जो भाजपा के शासन में सुदृढ़ हुआ, लोग फाइनली उन परिणामों को देखेंगे और ये समझेंगे कि चाहे जो भी एलिगेशंस लगे हों, पर कुल मिला के और किसी भी सरकार से बेहतर प्रदर्शन किया है। और अगर स्पष्ट बहुमत देंगे भाजपा को, तो भाजपा जो है वो इन सब चीजों से ऊपर, केजेपी वाला पक्ष येदियुरप्पा कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं सिन्हा साहब? मेरी ऐसी आशा है कि लोग ये सोच के वोट करेंगे और भाजपा को। देखिए, ये आकलन करना मुश्किल है। हो सकता है कुछ जगह नुकसान पहुंचाएं, हो सकता है कुछ जगह नुकसान वो कांग्रेस को पहुंचाएं, हो सकता है और किसी रीजनल पार्टी को नुकसान पहुंचाएं। कहीं पे लोकल फैक्टर्स कुछ अलग हो सकते हैं, कहीं पे कोई कास्ट इक्वेशंस और बाकी सब इक्वेशंस अलग हो सकते हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा कयास है, मानना है कि भाई केजेपी कुछ जगह जो है वो भाजपा का जो एक वोट है उसको वो हिट कर सकता है, और ये उनका अपना आकलन हो सकता है। पर मुझे लगता है कि कहीं पे हिट करेगा, कहीं पे फायदा भी हो सकता है। इसलिए कुल मिला के ये कहना कि उससे बहुत भारी नुकसान होगा, इस आकलन से मैं थोड़ा एग्री नहीं करूंगा। और रहमानी साहब, एक बड़ा ऑनेस्ट सवाल है आपसे, आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, मोदी बहुत बाद में पहुंचे हैं। चुनाव में देखिए कभी भी कोई एक कारण नहीं चलता, इट इज ऑलवेज अ बास्केट ऑफ रीजंस। कई फैक्टर, कई डायनामिक्स काम करते हैं। तो खाली केजेपी का कारण से भाजपा जो है उसके वोट कम होंगे, ये इस निष्कर्ष पे पहुंचना ठीक है। सिन्हा साहब, आपका पॉइंट रजिस्टर कर लिया गया। रहमानी साहब से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। नरेंद्र मोदी बहुत बाद में कैंपेनिंग करने पहुंचे, आपको नहीं लगता कि उनकी कैंपेनिंग से असर पड़ रहा है कांग्रेस की जो संभावनाएं थी उस पर? नहीं, देखिए अमन सिन्हा जी ने जो कहा वो बात सही है कि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। उनको जिस तरीके से येदियुरप्पा का फैक्टर काम कर रहा है, उनकी वजह से जो उनका ज्यादातर वोट परसेंटेज और सीट्स उनकी खत्म हो रही है। मोदी जी के जाने के बाद मुझे लगता है कि जो भी अगर कुछ परसेंटेज ऑफ वोट्स उनको आने वाले थे वो भी खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए, आपको लग रहा है उल्टा और नुकसान है बीजेपी को? पूरी तरीके से वो नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि वो चेहरा और वो नाम ही ऐसा जिससे कि एक पढ़ा लिखा तबका जो है वो समझ रहा है कि ये जो विकास कर जो एक स्टेच्यू तैयार किया गया वो सिर्फ कागजों तक सीमित है, सच्चाई कहीं और कुछ भी है। सच्चाई जो थी वो कर्नाटक की जनता ने देख लिया कि आपने करप्शन के जो है ऐसे ऐसे उनके ऊपर। बिल्कुल ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट ले लेते हैं त्रिपाठी जी। देखिए, मैंने जो शुरू में बात कही वही मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए देव जी, हर एक ओपिनियन पोल में, हर एक असेसमेंट में जो पढ़ा लिखा तबका और देश के हर तबके के लोगों ने, उसमें क्लियरली नरेंद्र मोदी जी और किसी से पॉपुलैरिटी में बहुत आगे हैं। तो रहमानी साहब कोई अलग आकलन कर रहे हैं या किसी अलग जो है वो एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रह रहे हैं, और क्या
और रहमानी साहब को तो सिन्हा लग रहा जी है कि वो हर एक वो फैक्टर एक कांग्रेस के पब्लिसिटी लिए काम कर रहा ये एक उनका तो जो है ठीक कॉर्पोरेट शुभकामनाएं हैं, देखते हैं परिणाम में क्या नहीं होता है। सिन्हा जी आप वेट कर लीजिए तरीका। नरेंद्र मोदी जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के कहने के हिसाब से, उनके हिसाब से वो चल रहे हैं। अब बस वो सिर्फ अखबारों और मीडिया तक ही सीमित है। उनके प्रदेश में भी डेवलपमेंट क्या है वो सच्चाई आप जाकर के देख सकते हैं। सिर्फ हम अखबारों और एक बार स्वतंत्र बात सुन लेते हैं। क्या मोदी के जाने से कोई फर्क पड़ रहा है बीजेपी की संभावनाओं पर? त्रिपाठी जी देखिए, निष्पक्ष रूप से मैं अगर वो उनके प्रदेश की सच्चाई और उनकी पॉपुलैरिटी जो है, सिन्हा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, की मोहताज नहीं। सिन्हा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। एक देश का बच्चा बोल रहा है। सिन्हा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। बारे में भी ऐसे ही बोलते थे। येदियुरप्पा ने आपको ऐसा रिजल्ट दिया कि अब आप पूरे 0 पे आउट हो रहे हैं। उसी तरीके से गुजरात में उन्होंने त्रिपाठी जी की बात सुन लेते हैं। मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा, इसलिए उसका जवाब देना। त्रिपाठी जी आप अपनी बात कहें जी। देखिए, ये बात रहमानी जी को कहनी भी चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं कि मोदी के जाने से फायदा नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि विशेष रूप से बेंगलोर में, देखिए एक बात सूक्ष्म देखिए, मोदी जी की केवल एक सभा थी बेंगलोर में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 2 जनसभाओं को और संबोधित किया, और तीनों की जो प्लेसिंग है उसको देखिए। बेलगांव मुंबई कर्नाटक का इलाका है, फिर मैंगलोर वो इलाका है कि जहां पर संघ परिवार का काफी की पकड़ है और हिंदुत्व का वो काफी स्ट्रांग माना जाता है। वहां उन्होंने भाषण भी इस तरीके से दिए। देखिए, राजनीति में हमेशा संकेतों से समझा जाता है। बेंगलोर में जो रिस्पांस उनको मिला उसकी वजह से कांग्रेस की सिचुएशन और स्ट्रेटेजी थोड़ी गड़बड़ा गई है, और उनको लग रहा था कि 28 असेंबली सीट्स में से 20 तक लगभग वो जीत रहे थे। उसमें थोड़ी, अब ये बात अलग है कि उस दिन कितना वोट में ट्रांसलेट होता है, लेकिन मैं केवल ये बता रहा हूं कि जो उत्साह की बात है, कार्यकर्ताओं के उनके उत्साह है, भाजपा के जो समर्थक और कार्यकर्ता अपने को लड़ाई से बाहर मान रहे थे वो एकदम से ऊर्जावान हो गए। मुझे ये बात मैं नहीं मानूंगा कि उनके जाने से असर नहीं पड़ा है, क्योंकि अगर उनको असर नहीं पड़ता तो वो बाकी 2 सभाएं नहीं करते जी। तो एक तो ये फैक्टर। डॉक्टर एच के सिंह की बात सुन लेते हैं। डॉक्टर एच के सिंह, आप सारी बहस सुन रहे हैं, आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को कुछ पहले जाना चाहिए था भाजपा के एंगल से, भाजपा के पक्ष से अगर सोचा जाए तो? डॉक्टर सिंह, चलिए यही सवाल हम अमन सिन्हा साहब से पूछ लेते हैं। बगैर वक्त गंवाए सिन्हा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को इस कैंपेनिंग में बहुत पहले शामिल होना चाहिए था? क्या वजह रही कि वो इतनी देर से कर्नाटक पहुंचे? जी, नहीं, नरेंद्र मोदी जी फिर जाएंगे कर्नाटका, और ये अभी तो पहला फेज था, और सारे लीडर्स का प्रोग्राम जो है वो, और जैसे हमारे मित्र ने भी बताया कि 3 जगह और कर्नाटका के 3 अलग अलग छोर पे उन्होंने सभाएं की, जो कि बहुत वाइडली पॉपुलर रही। और सारे नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, और छोटे शहर से लेके, छोटे कस्बों से लेके, गांव देहात से लेके और बड़े शहरों में सब लोग प्रेजेंस रजिस्टर कर रहे हैं। वो एक कैंपेन स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहा है, और पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व साथ में मिलकर और भाजपा को। मुझे सिन्हा साहब एक बात समझ में नहीं आई कि पहले नरेंद्र मोदी जी आगे भी अभी कौन सा फेज हो रहा है जिसमें वो जाएंगे? अच्छी बात है कि लोग एंटीसिपेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस फेज की आप बात करें जिसमें वो जाने वाले हैं। एक ही फेज है साहब। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने जैसा हमारे मित्र ने कहा कि 3 सभाएं उन्होंने की, और तीनों अलग अलग जगह में, कर्नाटका के अलग छोर में की, जो कि एक्सट्रीमली पॉपुलर रही। और नरेंद्र मोदी जी को, जिन लोगों को उनसे कम्युनिकेट करना है, उनको देखना है, उनके बड़े फॉलोअर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी हैं, वहां पे भी लोग, और कर्नाटका आईटी में लीडर है, उसके थ्रू भी बहुत लोग कनेक्ट करते हैं। तो उनका जो भी प्रेजेंस है वो रजिस्टर हो रहा है, और लोग, मुझे लगता है कि जरूर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसा वहां से पब्लिक रिस्पांस मिला है, स्पष्ट पता लग रहा है। देखिए अमन सिन्हा जी, अभी त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये बात सच्चाई है। आप अगर पहले ये देखिए कि नरेंद्र मोदी इतना लेट से क्यों गया है, सच्चाई उसके पीछे ये है कि येदियुरप्पा जी, चूंकि वो खुद आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, वो संघ बैकग्राउंड से आते हैं। जब उनकी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई थी तो उस वक्त उनका बैकग्राउंड वहीं का था। जब उनको लग गया कि अब कहीं ना कहीं कर्नाटक में थोड़ा बहुत जो है उनका अगर प्रभाव है, तो उसका प्रभाव का कहीं उसका फायदा येदियुरप्पा न ले जाए, उस प्रभाव को खत्म करने के लिए जो है इन्होंने लास्ट में
जब देखा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमारे पास कोई पब्लिक आने को तैयार नहीं है, तब उन्होंने एक नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने लाया, जिससे कि कब उनके पास कम से कम वो जो आरएसएस और शिवसेना के जो लोग हैं वहां, वो लोग वहां आकर के इकट्ठा हो सके। उनके पास ये लास्ट ऑप्शन था, जिसको भी उन्होंने आजमा करके देख लिया। लेकिन कर्नाटक की जनता ये सब कुछ जान चुकी है, नरेंद्र मोदी को भी जानती है अच्छे ढंग से कि उन्होंने 2002 में गुजरात में क्या किया था, उनको यह भी पता है कि वहां का विकास कैसा है। इसलिए किसी एक चेहरे को हाईलाइट करना अपने आप को, उनके खुद के उसी इनके पूर्व अध्यक्ष भी जो थे वो कैसे गए, उनकी विदाई कैसे समय पर हुई, वो भी आपको अच्छे ढंग से पता है। चलिए ठीक है, अब तो कल सुबह 7 बजे से मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि अभी आपने 2 एनालिस्ट को भी सुना, त्रिपाठी जी को सुना और डॉक्टर सिंह साहब को भी सुना आपने, उन सबको पता है कि कांग्रेस जो है वहां फुल मेजोरिटी मार रही है। संघ के बारे में, भाजपा के बारे में, उसके बारे में ज्यादा जानते हैं, ज्यादा उनकी चिंता है, कांग्रेस की चिंता नहीं कर रहे हैं वो। नहीं, हमें तो सबके बारे में जानकारी होती है ना, कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं तो सिन्हा जी हम तो देखते हैं ना, हम तो सिन्हा साहब देखेंगे ना कि हमारी विपक्षी क्या कर सकती है। आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय इस्तीफा मांगने के अलावा कोई सारा नहीं। ठीक है सिन्हा साहब, कल शाम के 6 बजे मैं आप सबसे, सिन्हा साहब मैं कहना चाहता हूं, कल शाम के 6 बजे पोलिंग खत्म होगी और सिन्हा साहब कल शाम को जब ये पोलिंग खत्म होगी तो सिन्हा साहब और सभी मेहमानों से शायद ज्यादा खुल के बात हो पाए। कुछ रेस्ट्रिक्शंस है हमारे ऊपर, इसलिए कुछ बातें हम नहीं कर पा रहे हैं। सिन्हा साहब आप सभी लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, लेकिन कल शाम को 6 बजे जब कर्नाटक में पोलिंग खत्म होगी तो हम और वाइडर डिस्कशन करेंगे। और सिन्हा साहब मैं वादा करता हूं आपसे, आप भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। रहमानी साहब बहुत धन्यवाद, सिन्हा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, त्रिपाठी साहब और बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एच.के. सिंह, कल कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। कल जब कर्नाटक में पोलिंग खत्म होगी शाम के 6 बजे, सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक कल पोलिंग होनी है कर्नाटक में। 1 घंटा ज्यादा दिया है इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के लिए और 170 मात्र महिलाएं चुनाव मैदान में हैं 3000 उम्मीदवारों में। कल हम अपने कुछ राजनीतिक जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे इस कार्यक्रम में, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज की इस बहस में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।